नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है नवजून क्लासेज में। तो फिर ये विद्यार्थियों सुमित सर की अनुपस्थिति में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है उनके, तो वो नहीं आ पा रहे हैं संविधान की क्लास लेने के लिए। तो उनकी जगह आज मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपके समक्ष एक बार पुनः संविधान की एक क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हमने भाग 1 संघ व राज्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 का आज अध्ययन करेंगे। उसमें है नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है नीति निर्देशक तत्व? आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ ना, तो नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार पढ़ाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, 36 से 51 और अनुच्छेद पढ़ाकर चले जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, इस क्लास में आपको नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मुझे लगता है 99% भाइयों को ये बात पता नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व है। संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व कहते किसे हैं? तो एकदम संपूर्ण रूप से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सबसे पहले देखो, एक आपको कहते हैं ना भी जो पॉलिटिकल साइंस लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स होते हैं। एक व्यक्ति का नाम है BN राव, ठीक है। संविधान का कुछ इनको भी पढ़ा, उन्होंने नॉलेज किया, तब इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया नाम। BN राव ने, दोस्तों आपको पता है, इन्होंने मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा। क्या? मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया। इस जो मौलिक अधिकार थे, तो एक तो मौलिक अधिकार थे वो रह गए, ठीक है। ये भी मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार है ना, वो ठीक है। और इसी एक अधिकार का छोटा रूप, इसी का एक भाई मान सकते हैं। यानी क्या है, एक संविधान है। क्या? संविधान, और संविधान के 2 बेटे हैं। कौन कौन है? एक का नाम है मौलिक अधिकार और एक का नाम है नीति निर्देशक तत्व। क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक बोल सकते हैं और निर्देशक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये संविधान के 2 बेटे हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। समझो, आराम से समझना। देखो, मौलिक अधिकार है वो किसे प्रदान किए गए हैं? ये हर एक आम नागरिक को प्रदान किया गया है। किसको? आम नागरिक। क्या? आम नागरिक बोले तो हर एक भारतवासी को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ये किसने दिए मौलिक अधिकार इस आम नागरिक को? ये किसने दिया है? ये सब संविधान ने दिया है। हर एक इंसान को मौलिक अधिकार है, जैसे कि 18 का होने के बाद वोट देने का अधिकार है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके अधिकार है, हर चीज का उसे अधिकार है समाज में रहने का, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारी है, लेकिन इसे संविधान तो देता है, लेकिन संविधान हर एक व्यक्ति को नहीं देता है। आराम से समझना कि नीति निर्देशक तत्व संविधान प्रदान करता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है, बल्कि किसे देता है? ये देता है राज्य को। संविधान किसको देता है? नीति निर्देशक तत्व राज्य को क्या करता है? प्रदान करता है। अब आपके दिमाग में क्यों सुने कि राज्य कोई आदमी थोड़ी ना है, ताकि उसको इसकी जरूरत पड़े नीति निर्देशक तत्व की। देखो, राज्य को प्रदान करता है। अब राज्य क्या करता है? इस नीति निर्देशक तत्वों का इनके पास होते हैं। जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों के पास क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब यही है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों से क्या करता है? हम आपके राज्य की क्या, राज्य अपने राज्य का क्या, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करता है। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करता है। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य को प्रदान होते हैं नीति निर्देशक तत्व, वो अपने इन नीति निर्देशक तत्वों से क्या करता है? अपने राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करता है। क्या? लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करता है, यानी एक अच्छा राज्य बन जाए। हर एक राज्य के पास नीति निर्देशक तत्व होते हैं, न कि एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक को होते हैं। आगे समझना मेरी बात दोस्तों। देखो, एक व्यक्ति का मैंने नाम लिख दिया है, BN राव, इन्होंने बांट दिया है। इसी के साथ में एक व्यक्ति का आपको नाम और एक लिखना है, इसका नाम है KT शाह। क्या नाम है? KT शाह, एक पॉलिटिकल्स है। इन्होंने क्या क्या है? देखो, KT शाह है, इन्होंने ऐसा कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है? चेक है। क्या? एक बैंक का क्या है दोस्तों? चेक है। बैंक का चेक किसने कहा है? KT शाह ने कहा है। मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं।
तो केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक बैंक के क्या है, नीति निर्देशक तत्व एक बैंक के चेक है, एक बैंक का चेक, जिसे बैंक है किसकी अपनी इच्छानुसार एक किसी को प्राप्त करता है, इच्छानुसार देता है, न कि हर एक व्यक्ति को चेक नहीं मिलता है, जिसको बैंक चाहिए ना किसको देना है उसी को क्या मिलता है, नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं, याद रखना। देखो भीमराव अंबेडकर का आप नाम ने सभी ने सुना होगा, ठीक है, संविधान निर्माता कहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का है, क्या लोक कल्याणकारी का है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का, यानी कि इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक राज्य में लोक कल्याणकारी यानी कल्याण का कार्य करता है, कौन, आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4, क्योंकि संविधान में 22 भाग है, भाग 4 में इनका उल्लेख है, और संविधान के अनुच्छेद की बात करूं तो 36 से लेकर 51 तक इसमें क्या आपके नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। एक चीज कन्फर्म आप यहां कर लीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व हमारे मूल संविधान में नहीं थे, क्या मूल संविधान में नहीं थे, किसके संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है लिए गए हैं। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है, पूछ लिया जाता है कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए थे, तो आयरलैंड ने कहां से लिए थे, स्पेन से। कौन से देश से, स्पेन से लिए थे। अब बात आगे और सकती है कि भाई स्पेन ने नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए थे, तो किसी ने स्पेन ने किसी से नहीं लिया था, ये खुद बनाया था, क्या इन्होंने खुद नीति निर्देशक तत्व को बनाया था, ये भी चीज आप कन्फर्म याद रखना, नीति, ठीक, आयरलैंड। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य यही है कि हर एक राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कि हर राज्य लोक कल्याणकारी कार्य पथ पर कार्य करे, यानी हर राज्य कल्याणकारी हो, अच्छा राज्य हो। तो ये चीज है, क्या कुछ इसका अंडरव्यू से हमने चर्चा की है। लोक कल्याणकारी राज्य, नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 में अनुच्छेद है। अब एक एक अनुच्छेद को हम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको रहने वाली बिल्कुल भी है नहीं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ आदि विषय की जानकारी नवजीवन क्लासेस पर देखने को आपको मिलेगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की, वैसे कहते हैं बुलेटिन की। देखो अनुच्छेद की मैं बात करूं तो यहां लिखूंगा मैं अनुच्छेद, और सबसे पहले जिस अनुच्छेद की बात करूंगा वो है 36। तो दोस्तों 36, अनुच्छेद 36 के अंदर क्या लिखा हुआ है ये देखिए। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व होते हैं। क्या इसमें लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये बात कही गई है, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये संविधान के अंदर बात की गई है अनुच्छेद 36 के अंदर की नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इसमें क्या गई है, राज्य की परिभाषा और दी गई है। राज्य की परिभाषा कि एक लोक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार का वादा करता है, किस प्रकार होता है, राज्य की परिभाषा। बात कर ली अनुच्छेद 36 की। चलो बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। क्या अनुच्छेद 37 ये क्या कहता है? देखो दोस्तों अनुच्छेद 37 क्या कहता है, ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व, क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। क्या दोस्तों, वाद योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। बोले तो जो नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं है, यानी अगर इस चीज का राज्य इस चीज को, सरकार इस चीज को, हमारी राज्य सरकार है इस चीज को अगर लागू नहीं करती है तो हम उनको लेकर कहीं क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं, यानी इस पर कोई भी कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता है, ठीक है ना, कोई वाद विवाद इसके ऊपर नहीं होता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 37 के अंदर, वाद योग्य बिल्कुल भी है नहीं, इस पर कोई वार्तालाप भी नहीं करता है कोर्ट, इसका कोई लेना देना कोर्ट से है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में रहता है, नहीं कि केंद्र सरकार के बीच में। देखो अगला अनुच्छेद आता है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 देखो दोस्तों, अनुच्छेद 38 के अंदर 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है।
कितने प्रकार का? तीन प्रकार के न्याय का वर्णन, तीन प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा है? देखो दोस्तों, तीन प्रकार का जो न्याय का वर्णन है अनुच्छेद 38 के अंदर किया गया है। पहला जो न्याय है वो आता है सामाजिक न्याय। कौन सा? सामाजिक न्याय। दूसरा जो न्याय आता है आपका वो आता है आर्थिक न्याय। कौन सा? आर्थिक न्याय। और तीसरा जो न्याय आता है वो आपका आता है राजनीतिक न्याय। कौन सा? राजनीतिक न्याय। ये आता है संविधान के अनुच्छेद 38 के अंदर। तीन प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब आपके लिए क्वेश्चन ये आता है कि अनुच्छेद 38 के अलावा, क्या अनुच्छेद 38 के अलावा नीति निर्देशक तत्व के अलावा ये तीन प्रकार के न्याय का वर्णन और कहां पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, संविधान की प्रस्तावना के अंदर, क्या संविधान की प्रस्तावना के अंदर तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखो, बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। क्या यह बात करते हैं हम अनुच्छेद 39 यानी 39 की। इसके अंदर क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर यह है कि महिलाओं व पुरुषों को समान वेतन, क्या महिलाओं व जो भी पुरुष है, पुरुषों को समान वेतन, समान वेतन। यानी कोई भी सरकारी पद पर अगर कोई महिला काम कर रही है, साथ में कोई पुरुष काम कर रहा है, तो उसे समान वेतन, यानी जिसको अगर मान लो सेकंड ग्रेड कोई टीचर महिला है, उसको अगर 45,000 रुपये मिलते हैं, 45,000 मिलते हैं, तो पुरुष को भी कितने मिलेंगे? 45, और महिला को भी कितने मिलेंगे? 45 मिलेंगे। तो अनुच्छेद 39 में यही बात की गई है, क्या कि समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ कै जोड़ा गया है, 39 कै, कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 कै में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। अब थोड़ी बात मेरी समझना आप गौर से कि 39 है, अब भाई इसी से रिलेटेड, यानी महिला और पुरुषों का समान है क्या वेतन, इसी के साथ साथ में ये जोड़ दिया निःशुल्क कानूनी सहायता कि हर एक आम नागरिक को निःशुल्क बिना पैसे कानून की तरफ से सहायता प्रदान होगी। इसी में 39 ख भी जोड़ा गया। दोस्तों याद रखना, क्या 39 ख, और 39 ख में क्या है कि धन का प्रयोग सार्वजनिक, धन का प्रयोग सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी धन का जो प्रयोग है वो सार्वजनिक है। ठीक है ना, यानी कोई भी धन हो उनका जो प्रयोग है वो सार्वजनिक कार्यों में भी करना चाहिएगा। ठीक है, इसी के अंदर एक 39 ग जोड़ा गया है। क्या 39 ग जोड़ा गया? इसमें है कि धन का समान वितरण, क्या धन का समान वितरण, कि कोई भी किसी व्यक्ति को अगर सरकार धन देती है तो धन का समान वितरण, जैसे कि पेंशन योजना आती है तो हर एक व्यक्ति है, हर एक महिला जिसकी उम्र 55-60 से ऊपर है, तो जिसके 500 रुपये खाते में आते हैं, अकाउंट में आते हैं, तो उसके 500 आएंगे। जो थोड़ी बड़ी है, विधवा है, उसकी थोड़ी अलग होगी, बड़ी है उम्र के हिसाब से 70 से ऊपर है तो 750-800 उस प्रकार आती है ना। तो ये सिस्टम है कि धन का समान वितरण किया जाए। ये बात कर ली हमने अनुच्छेद 39 की। अब बात करें अनुच्छेद 40 की। क्या अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है ये बात देखो आप। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन। क्या अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है कि जो भी हमारी ग्राम पंचायतें होती है, क्या जितने भी देखो जो बड़े बड़े गांव होते उसमें क्या ग्राम पंचायत, तो अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। क्या ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि एक बड़ा गांव है उसमें ग्राम पंचायत लाए ताकि वहां पर सरपंच का चुनाव हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो, हम कोई भी हमारी कोई परेशानी हो तो ग्राम पंचायत को पहले सुलझानी चाहिए, उनके बाद आगे कुछ विधायक के पास जाती है, लग जगह जाती है। ठीक, अनुच्छेद 40 की बात कर ली। इसी के बाद में आता है आपका अनुच्छेद 41। क्या अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद दोस्तों 41 में क्या भाई ग्राम पंचायतों का तो गठन हो गया, लेकिन गांव के जो निशक्त लोग हैं, क्या निशक्त जन, निशक्त जन व बुजुर्गों की सहायता, बुजुर्गों की
सहायता, यानी गांव के जो निःशक्त लोग हैं, ठीक है ना, उसकी सहायता भी करनी चाहिए। जो बुजुर्ग लोग यानी बूढ़े वगैरह हो चुके हैं लोग, उनकी भी सहायता करनी चाहिए। ये अनुच्छेद 41 के अंदर बात की गई है कि कौन से 41 के अंदर। एक आता है अनुच्छेद 42, इसके आगे देखो, एक एक अनुच्छेद आपको रटाऊंगा। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में क्या है कि प्रसूतों के लिए विशेष सहायता। अब थोड़ा ये भाई समझ में आपको कम आएगा, लेकिन समझाऊंगा, चिंता मत करो। क्या मैं लिख रहा हूं? प्रसूतों के लिए विशेष सहायता। ये देखो क्या है, क्या प्रसूतों के लिए विशेष सहायता, विशेष सहायता। देखो देखो दोस्तों, प्रसूतों बोले तो गर्भधारिणी महिला, यानी कोई भी महिला है, सरकारी पद पर कार्यरत है, तो उस महिला के अगर पेट के अंदर बच्चा है तो उसे 3 महीने पहले छुट्टी दे सकती है। 3 महीने पहले छुट्टी दे सकते हैं, और जो बच्चा होने के बाद भी 3 महीने छुट्टी। बोले 3 महीने पहले, बच्चा होने से 3 महीने पहले, और बच्चा होने के बाद 3 महीने बाद में। कहते हैं भाई जापा जुपा, तो वो जापो भाई खाले सी लुगाए अभी तरीका रो काम हो जैसी 3 महीना पहला छुट्टी हो जैसी, और 3 महीना बाद रवाने छुट्टी हो जैसी। यानी 3 महीना पहला आप भाई आपने पता है कि बच्चा पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, वीर वास्ते वो काम करियो जावे। लेकिन एक चीज से बढ़िया बताऊं, इर मायने बार के को नहीं कटता, तिनका को नहीं कटता है, ठीक है। उसमें उनका वेतन संबंधी कोई भेदभाव नहीं है, और वेतन को काटा भी नहीं जाता है, वेतन उनको प्रॉपर दिया जाता है। अनुच्छेद 42 के अंदर ये बात कही गई है। अब बात करें अनुच्छेद 43 के अंदर, तो इसको मैं पहले रब कर देता हूं, एक अनुच्छेद आपको और बता देता हूं, ताकि नहीं वो उसमें दिक्कत आई, क्योंकि उसमें कै ख गए वो भी जोड़ा गया, तो वो भी बताऊंगा। अनुच्छेद 42 तक हमने बात कर ली है। देखो अब बात करेंगे दोस्तों हम अनुच्छेद 43 की। भाई अनुच्छेद 43 के अंदर क्या कुछ प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। कौन सा? अनुच्छेद 43 की बात करेंगे। ये देखो अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 के अंदर 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। देखो अनुच्छेद 43 के अंदर है कि निर्वाह मजदूरी। कौन सी? निर्वाह मजदूरी, ठीक है। अब निर्वाह मजदूरी देखो अनुच्छेद 23 के अंदर तो यह बताया गया है कि बेगार मजदूरी, यानी काम करवाकर पैसा नहीं दिया जाता था, अनुच्छेद 23 की बात करो। लेकिन अनुच्छेद 43 में यह बात कर दी है कि काम करवाओ, पैसा भी दो। कितना पैसा दो? ताकि उसके घर का खर्चा पानी चल सके, मतलब घर की कोई आजीविका का साधन है, लूण मिर्च राई खरीद सके, वो काम करो। अनुच्छेद 43 के अंदर निर्वाह मजदूरी। साथ में इसमें कहा गया है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्या? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी छोटे छोटे घरों के अंदर कुटीर उद्योगों को शुरू करो ताकि आजीविका अच्छी चल सके। कुटीर उद्योग मतलब घर में चूड़ियां बनाकर बेच सकते हैं, घर में कुछ बर्तन वगैरह बनाकर मिट्टी के बेच सकते हैं। छोटे बड़े काम जो घर पर स्त्रियां करती है, जिस प्रकार ओढ़ना होता है उस पर कनाल लगाई है, उसे कुटीर उद्योग के रूप में हम शामिल कर सकते हैं। पुरानी महिलाओं की अगर बात करूं तो वो जो कागज के टुकड़े होते थे उनको भिगोकर उसमें आटा वगैरह मिलाकर एक प्रकार का बोलते हैं ना भाई, कुछ बर्तन आकार का बनाते थे, उसको बोलते थे ठाटिया। तो वो भी कुटीर उद्योग में आता है। कुछ महिलाएं मिट्टी की मूर्तियां बनाती है, कुछ महिलाएं जो ओढ़ना होता है उसके ऊपर जो फूल चिपकाती है, अनेक काम करती है। तो ये सभी कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। जैसे कि खींचिया हो गए, पापड़ हो गए, कुछ स्त्रियां खींचिया पापड़ बनाकर बाहर बाजार में सप्लाई करती है। तो ये क्या है? कुटीर उद्योग। ऐसा उद्योग जो घर पर महिलाएं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, जिसको बेचकर वो अपने आजीविका चला सके, उसको कहते हैं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। निर्वाह मजदूरी आपने समझ ली होगी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इसके अंदर 43 क भी जोड़ा गया है। क्या? 43 क जोड़ा गया है, और इसी के साथ 43 ख जोड़ा गया है। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा, हर एक बात को आप नोट कर लीजिएगा, तभी मजा आएगा। इसमें क में क्या गया है कि कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी। अब देखो दोस्तों, जितने भी लोग इसमें निर्वाह मजदूरी में कामगारों की भागीदारी यानी काम करते हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। भाई कामगारों की मजदूरों को भी पूछना चाहिए कि ओ काम करना ठीक है, सीखो रे आज तक आप के कर ले शा माटी कट ना करनी है, वो काम किया कर। तो उस प्रकार का जो भी काम है वो कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। इसमें 43 क है। और 43 ख में क्या है? इसमें कहा गया है कि सरकारी सहमति,
सहकारी समिति। ठीक है, देखो दोस्तों, अब सहकारी समिति क्या होती है कि एक गांव को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए, गांव को विकास करने के लिए हर एक गांव के अंदर सहकारी समिति होना अति आवश्यक माना जाता है। क्यों? सरकारी समिति है उसमें क्या है, यह बनती कैसे, यानी गांव के 50-60 जो लोग होते हैं वो अपनी एक बैठक करते हैं और अपनी बैठक में जो बात हुई है वो बात सरकार के आगे तक पहुंचाते हैं और सरकार ने इस सहकारी समिति को मतलब साइन करके इसी को यहां पर शिफ्ट कर देती है कि इस गांव में यह सहकारी समिति रहेगी। तो ये बात है 43 ख की, यानी अनुच्छेद 43 में क्या है। अब बात करिए अनुच्छेद 44 की, अनुच्छेद 44 की। कौन सा? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। देखो दोस्तों, जितने भी अनुच्छेद आ रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, सिविल संहिता का निर्माण। क्या होती है सिविल संहिता, ये देखो पहले आप, सिविल संहिता का, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ऊपर हो गया, सिविल संहिता का निर्माण, सिविल संहिता का निर्माण। देखो दोस्तों, सिविल संहिता का मतलब यही होता है कि एक राज्य के अंदर, जैसे कि राजस्थान है, उड़ीसा है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कोई भी हो, उसमें क्या है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए, समान रूप से देखा जाए, यही चीज है सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद में 45 की बात करता हूं। कौन सा? अनुच्छेद 45 के अंदर है कि निःशुल्क, क्या? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये याद रखना, ये टॉपिक अच्छा है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। इसमें क्या है कि सरकार ने यह कह दिया है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी निःशुल्क यानी सरकार दे रही है, बिना पैसे रुपए नहीं लेती है, अनिवार्य यानी हर एक आम व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो ये अनुच्छेद 45 के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा सरकारी स्कूलों के माध्यम से गाँवों में और शहरों में भी प्राइवेट हम कर रहे हैं, और लोग शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी जो स्कूल है अभी प्राइवेट सेक्टर से बहुत आगे जा चुकी है। ठीक है, अनुच्छेद में बात करूं 45 हो गया, और अनुच्छेद में बात करूं 46 की, क्या? अनुच्छेद बात करूं 46 की, तो अनुच्छेद 46 के अंदर क्या बात कही है कि जनजातियां व जातियों पर, क्या? अनुसूचित जनजातियां व जातियों के लिए विशेष प्रोत्साहन, क्या? अनुसूचित जाति व जनजाति की सहायता। यहां देखो, अनुसूचित जाति व जनजाति की सहायता, क्या? अनुसूचित जाति व जनजाति की सहायता, जनजाति की सहायता। देखो इसमें क्या है, अनुसूचित जाति SC ST जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति में, और जनजाति, आज वैसे जनजाति लोग नाम खत्म कर दिया, जैसे कि मीणा, भील, डामोर, ग्रासिया, सहरिया, तो ये जो लोग हैं कथोड़ी जनजाति, मीणा, सांसी, डामोर, इस प्रकार की जनजातियां थी, इनकी विशेष सहायता करो, ये बात कही है अनुच्छेद 46 के अंदर। क्या? अनुच्छेद 46 के अंदर की अनुसूचित जाति व जनजाति की सहायता करो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की, इसको मैं एक बार रब करता हूं क्योंकि अगले वाले बोर्ड की थोड़ी हमारे पास स्पेस कम है ना, तो जगह नहीं है, इस कारण मैं आपको इसको रब कर देता हूं। बात करूं अनुच्छेद 47 की, क्या? अनुच्छेद 47 की, तो अनुच्छेद 47 की यह बात की है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति वर्दी, क्या? नागरिकों के स्वास्थ्य में वर्दी, यह मैं लिख देता हूं पेन से, नागरिकों के स्वास्थ्य में वर्दी, नागरिकों के स्वास्थ्य में वर्दी। ठीक है भाई, अनुच्छेद 47 में यह बात कही है कि नागरिकों के स्वास्थ्य में वर्दी किस प्रकार, तो नागरिकों में स्वास्थ्य की वर्दी के लिए भाई वो ज्यादातर क्या करते हैं, मसालों का सेवन करते हैं, तो मसाले यहां पर बैन किए गए हैं, है ना, मसाले बैन। मसाले बोले तो चीनी, चा, सब्जी, रोटी वो नहीं है, मसाले हैं जिसके अंदर आता है आपका, एक आता है तानसेन, ठीक है ना, एक आती है
बीड़ी, इसी के अंदर आता है शराब। तो ये जो तमाम प्रकार की शरीर को नष्ट करने वाली जितने भी मसाले उत्पाद हो रहे हैं उसका मसाला बैन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 के अंदर मसाला बैन का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ये तार भी मेरे पीछे है ना? अनुच्छेद 47 की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा अनुच्छेद 48 की। इसमें क्या है? कृषि व पशुपालन को महत्व है। क्या? अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि व पशुपालन को महत्व है। कृषि व पशुपालन का महत्व है, यानी कि कृषि करो, पशुपालन करो। कृषि बोले तो फसल बो, पशुपालन यानी पशु का पालन करना, भेड़ बकरी, घोड़ा गधा, गाय सुअर कुछ भी हो सकती है, इनका क्या करो? पशुपालन करो। ठीक है, इसी के अंदर ख जोड़ा गया है पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण। क्या? अनुच्छेद 48 है। क्या? 48 से क जोड़ा गया है। इसमें क्या है? पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का क्या किया गया है? संरक्षण। ये इसी के अंदर आता भाई। कृषि है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई, आपको पता है। जो पेड़ पौधे हैं वो पर्यावरण को क्या करते हैं? संतुलन में रखते हैं। और पशुपालन यानी वन्य जीव, आप समझ सकते हो। तो ये अनुच्छेद 48 क में जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 यानी 49 की। क्या? अनुच्छेद 49 की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कहा गया है कि जो पुरातात्विक स्थल होते हैं। क्या? अब जैसे कि दुर्ग है, मीनार है, कोई भी हो, महल मानिए, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है, आमेर का किला है, बोल सकते जैसलमेर का दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, तो जो भी है उनको क्या विशेष प्रावधान में रखो। जिस प्रकार क्या? पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण। बोले तो कोई भी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कुछ निकला, उनका संरक्षण प्रदान करो। जितने भी इतिहास की भाई बातें हैं, इतिहास में क्या कुछ महल माड़िए जो भी है उसका क्या रखो? ध्यान में रखो। पुरातात्विक स्थल का संरक्षण करते रहो आप। ये बात कही है अनुच्छेद 49 के अंदर, ताकि हमारी राजस्थान की कला संस्कृति उभर सके, कला संस्कृति को हम संजोए रख सके। अनुच्छेद 50 क्या? अनुच्छेद 50 की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया कि न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक हो जाती है, यानी टूट जाती है। अब न्यायपालिका पहले जुड़ी हुई थी ना, तो न्यायपालिका और कौन सी? कार्यपालिका पृथक। इसमें अलग अलग बताई गई कि न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक हो जाती है। पृथक बोले तो अलग अलग। ठीक है, अनुच्छेद 51 और अंतिम है अनुच्छेद, क्योंकि 36 से 51 हमने चर्चा की है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। इसमें क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखो। क्या? अनुच्छेद 51 में यह बात कही गई है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय बोले तो भारत के जो विदेशी देश है उससे भी शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखो, ताकि वो हमारे कभी भी कोई परेशानी हो, जैसे कि कोरोना काल है, तो काम आ सके। यही चीज अनुच्छेद 51 के अंदर बताई गई है। ठीक है, देखो दोस्तों, एक मैं नाम लूंगा। अगर बात करूं मैं कि नीति निर्देश तत्व को आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को भी अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने किया है? ग्रीनविल ओस्टिन। क्या? ग्रीनविल ओस्टिन, एक नाम मिलता है, ग्रीनविल ओस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया? इस नीति निर्देशक तत्व को 3 सिद्धांतों के अंदर, या फिर बोल सकते हैं 3 भागों के अंदर बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? वो है समाजवादी। क्या? एक है समाजवादी। ठीक है, एक आता है गांधीवादी, और एक आपका आता है, क्या आता है? समाजवादी आ गया, एक आ गया गांधीवादी, और एक आपका आ गया उदारवादी। कौन सा? उदारवादी। तो 3 प्रकार
में बांटा गया है किसको, नीति निर्देशक तत्व को, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, समाजवादी यानी समाज को प्रेरित कर रहा है, गांधीवादी क्योंकि गांधी के विचारों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, और उदारवादी एक हर एक व्यक्ति के उदार की नीति को ये लोग, ये जो नीति है नीति निर्देशक तत्व की, ये बखूबी से क्या निभा रही है, उदारवादी हरि उदार हृदय वाला, ये बात कही है। आगे देखो दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976, एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, वो था 42वां संविधान संशोधन। क्या 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के अंदर। इसके अंदर भाग 4 में क्या, भाग 4 में क्या जोड़ा गया है, भाग 4 में क जोड़ा गया है, क्या भाग 4 क और जोड़ दिया गया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मौलिक कर्तव्य, क्या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 क के अंदर। ये कहाँ, कौन से, क्या 51 क से लेकर और 51 क हो गया और 51 के तक इसका क्या गया है, जिक्र किया गया है। 51 क से लेकर और 51 के, ये वैसे बोल सकते हैं 51 ए बोल सकते हैं और 51 के बोल सकते हैं। इनके बीच में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। यानी मौलिक कर्तव्य है आपके, उनको आपको बखूबी से निभाना होगा अगर संविधान पढ़ना आप चाहते हो। तो प्रिय दोस्तों, ये है नीति निर्देशक तत्व। आशा करता हूं कि पूरी तरह से आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं कोई भी बात, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हर प्रकार से कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोई बात हो उसमें आप जरूर से कमेंट करें, तभी पता लगेगा। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक नवजून क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप को अगर सम्मिलित नहीं हुए, उसमें आप जुड़े नहीं हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक मिलेगी, तो वहां से आप उसको जरूर से जरूर ऐड होएगा। और संविधान के क्लास को मौलिक अधिकार का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। संघ व राज्य क्षेत्र, उनके बाद नागरिकता, मौलिक अधिकार और उनके बाद नीति निर्देशक तत्व है। अगले में यूनियन पढ़ेंगे, यूनियन बोले तो संघ, यानी संघ हर एक राज्य बनकर क्या बनता है, संघ बनता है, संगठन में ही शक्ति होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में पुनः आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे सुमित सर जी न आ जाए तब तक हमें क्लासें लेनी होगी। तो आज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय